नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं हिना जुबैर और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर नजर रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी है। शिवसेना लीडर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने उन्हें जमीन घपला मामले में समन जारी किया है। उसके बाद आपको बताएंगे उदयपुर कत्ल केस के मुलजिमीन की अदालत में पेशी के ताल्लुक से। जी हां, उदयपुर कत्ल केस के मुलजिमीन को आज जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक मुलजिमीन को राजस्थान में रखकर ही पूछताछ की जाएगी। और उसके बाद हम रुख करेंगे मणिपुर का। मणिपुर के नूनी में मिट्टी का तोदा गिरने के नतीजे में अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। राहत कार्य जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। सबसे अहम खबर आम आदमी के ताल्लुक से रहेगी। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर आयद पाबंदी कर दी गई है। मुल्क में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी आयद नाफिज हो चुकी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। उसके बाद एक और अहम बैनुल-अक़वामी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे यूक्रेन पर रूस के ताजा हमले के ताल्लुक से। जी हां, यूक्रेन के ओडिशा में रूसी फौजियों ने मिसाइल से एक इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 10 लोगों की मौत हुई है, 7 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों की तादाद बढ़ भी सकती है। तो ये खबरें, कुछ और अहम खबरें आज की ताजा खबर में। सबसे अहम खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र को एकनाथ शिंदे के रूप में नया सीएम मिल गया है, जबकि देवेंद्र फडणवीस नायब वजीर आला है। एकनाथ शिंदे के अहले खाना ने हलफ बर्दारी तकरीब का टीवी पर रास मुशाहिदा किया। नई हुकूमत ने अपनी तरजीहात भी वाज़ेह कर दी हैं। रियासत की तरक्की, मजदूरों, किसानों और अवाम के मुफाद को नई हुकूमत पेश नजर रखेगी। उधर महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास 2 और 3 जुलाई को तलब किया गया है। इसमें नए स्पीकर का इंतखाब और एकनाथ शिंदे हुकूमत एतमाद का वोट हासिल करेगी। और शिवसेना लीडर संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने उन्हें जमीन घपला मामले में समन जारी किया है। एजेंसी के हाथ शिवसेना लीडर और उनके करीबियों से मुबैना तौर पर जुड़ी बेनामी जायदादों के हवाले से कुछ ताजा तफसीलात लगी हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले संजय राउत के करीबी समझे जाने वाले प्रवीण राउत को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। प्रवीण राउत की करोड़ों की जायदादें भी एजेंसी ने हाल ही में जब्त की थी। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बिलाखिर कई दिनों की जद्दोजहद, मशक्कत, सियासी गहमा गहमी के बाद महाराष्ट्र को नया सीएम मिल गया। दूसरी अहम खबर कि आज ईडी के सामने संजय राउत की पेशी भी होना है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी भी दी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे, क्योंकि जब कल शाम को देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के इस बात को ऐलान के तौर पर सबके सामने रखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उस वक्त मैं खुद वहां मौजूद था। सभी को यही अंदाजा था कि मुख्यमंत्री के पद पर एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे तो उप मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, लेकिन किस इरादे से और किन बातों को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे के खेमे से जो बागी विधायक भागे थे एकनाथ शिंदे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल अभी तक निर्माण है। क्या इरादा है इसके पीछे, क्या मंशा है, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करें संजय राउत की, तो सबसे अहम जानकारी ये आ रही है कि संजय राउत ने ट्वीट करके ये कहा है कि कोई भी उनका कार्यकर्ता या कोई नेता ईडी दफ्तर के बाहर आज नहीं आएगा। वो अकेले 11 से 12 के बीच जो है ईडी अधिकारियों के सामने पेश होंगे। मैं आपको याद दिलाऊं कि 27 तारीख को भी जो है ईडी की तरफ से पहला समन जो है संजय राउत को भेजा गया था। हालांकि उस समय उन्होंने अलीबाग का दौरा का हवाला दिया और समय मांगा था 7 जुलाई तक, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 1 जुलाई यानी आज आने के लिए एक बार फिर से आदेश दिए थे। और यही बात है कि आज एक बार संजय राउत ईडी अधिकारियों के सामने हाजिर होंगे। देखना ये होगा कि पतरावाला चाल जिस घोटाले मामले में ईडी ने संजय राउत को तलब किया है
उसमें क्या कुछ सवाल जो है ईडी की तरफ से पूछा जाता है, क्योंकि जो सुर्खियों में बात आई थी, जो जानकारी भी हमारे पास है, जिसके एविडेंस भी है कि संजय राउत की पत्नी को प्रवीण राउत की पत्नी ने 50 लाख रुपए कैश के तौर पर दिए थे, जिसका इस्तेमाल जो है उनकी पत्नी ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के तौर पर किया था। और ये पैसे प्रवीण राउत ने उस पैसों में से दिया था जिसे महाड़ा की तरफ से उनकी सहयोगी कंपनी को मिला था पतरावाला चाल को डेवलप करने के लिए, लेकिन उस जमीन को उन्होंने डेवलप नहीं किया, उसे 1032 करोड़ में अन्य ऐसे 8 बिल्डरों को बेच दिया गया था। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ईडी के पास क्या कुछ सबूत है, संजय राउत से क्या कुछ सवाल जो है ईडी करती है, देखने वाली बात होगी, और क्या कुछ जवाब संजय राउत इस पूरे मामले में देते बिल्कुल हैं। प्रशांत, ये तो रही तमाम तर तफसीलात कि आज क्या कुछ होने वाला है। चूंकि महाराष्ट्र को लगातार जो सियासी वहां पर पॉलिटिकल तमाम सिनेरियो है उसको आप देखते रहे हैं, आपने लगातार हमारे नाज़रीन को जानकारी दी है। आज जब एकनाथ शिंदे सीएम बन चुके हैं, उनके ताल्लुक से जरूर थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। अब बिल्कुल देखिए, एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद से तमाम खेमों में ये गहमा गहमी भी है एक तरह से कहा जाए, और कई सवाल भी मन में है कि आखिर ये ऐसा अचानक से बीजेपी खेमे की तरफ से क्यों ऐसा फैसला लिया गया। क्योंकि देखिए, जब ये फैसला लिया गया तो एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए थे, जहां पर उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह से मीटिंग भी की थी। उसके बाद शाम को आते उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी, और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे सरकार को कहा जाए कि वो बहमत साबित करे, क्योंकि उनको पता था कि उनके बागी विधायक जो है वो उनके संपर्क में नहीं है, उनके विरोध में है, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को देर रात जो है परसों उन्हें अपना राजीनामा देना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा आज सभी शिव सैनिकों के मन में हो रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे नहीं ऑप्शन के तौर पे बीजेपी को एक्सेप्ट थे, क्योंकि 2.5 साल पहले जब दोनों की सरकार बननी थी तो वहां पर यही सवाल खड़ा हो रहा था। उद्धव ठाकरे के खेमे का कहना था कि हमारे भी पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन इसी विरोध को, इसी बात को लेकर तानाशाही जो है दोनों पार्टियों के बीच में हुई थी और पार्टी जो है अलग अलग हो गई थी। आज उसी पार्टी के एक नेता को उद्धव ठाकरे के खेमे से जो है जिन्होंने बागी बने हैं उन्हें जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके पीछे का मूलभूत क्या वजह है ये आने वाला समय जरूर बताएगा। प्रशांत, आज भी तमाम तर अहम क्या कुछ वहां पर नए डेवलपमेंट्स होंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मुंबई में बीती शब से हो रही बारिश से जहां एक जानिब लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली, उमस से राहत मिली, वहीं कुछ नशेबी इलाकों में पानी भरने की वजह से आम लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई। खासतौर पर रात और सुबह में आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना रहा। नवी मुंबई, थाने, वसई, विरार और जनूबी मुंबई में शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी वसीम अंसारी का। वसीम, जुलाई का महीना शुरू हो गया है और मुंबई के लिए जुलाई का महीना हमेशा कहीं ना कहीं बारिश की जो मुसीबतें हैं वो लेकर आता है। क्या कुछ है महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा के लिए मौसम और बीएमसी की तैयारियां क्या कुछ नजर आ रही हैं? देखिए, लगातार एक दिन पहले से जो बारिश हो रही है, भले ही मुंबई के लोगों को राहत मिली हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है हर बार की तरह कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से उन्हें कितनी दिक्कत होती है। इस वक्त मैं साइन इलाके में मैं आपको फिलहाल यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ी सी बारिश और उस बारिश में किस तरह से सड़कों पर पानी भर जाता है। इस बारिश की वजह से लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं, आने जाने में किस तरह से लोगों को परेशानियाँ होती हैं। भले ही बीएमसी की यहाँ पे टीम जरूर लगी है, पंपिंग स्टेशन यहाँ पे बने हुए हैं। इन पंपिंग स्टेशन के जरिए पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सड़कों पे पानी रुकने नहीं दिया जाता, लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कि हर बार की तरह हमेशा उन्हीं इलाकों में पानी भरता है जो मुंबई के एकदम सबसे बिजी रोड की तरह से माने जाते हैं। अगर बात करें तो साइन, कुर्ला, बैंड्रा, हिंद माता, ये वो इलाके हैं, उन इलाकों में अक्सर देखा गया है कि पानी भर जाता है। और जिस तरह से आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इसके बाद
मुंबई के लोगों की मुश्किलें ज़रूर और भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल आज हाई टाइड भी है, करीब 1:46 पे 4.25 मीटर की ऊंची लहरें उठने वाली है। ऐसे वक्त में अगर बारिश इसी तरह से लगातार चलती रही तो हो सकता है दिक्कतें और भी बढ़ सकती है। पंपिंग स्टेशंस को लेकर अक्सर बीएमसी के दावे रहते हैं, पानी निकलने का काम भी किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि जो इंतजाम हर बार किया जाता है, सबसे महंगी महानगर पालिका मुंबई की मानी जाती है। इस महानगर पालिका का बजट इतना है कि किसी राज्य के बजट के इतना है, उसके बावजूद भी ये दिक्कतें अक्सर साफ तौर पे नजर आता है। इस तरह का माहौल कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आने वाले जो दिन है काफी दिक्कत भरे होंगे, क्योंकि जितनी उम्मीद थी फिलहाल बारिश की उतनी बारिश हुई नहीं है, जिसकी वजह से मुंबई को बारिश की में पानी कटौती का भी सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अब बारिश की शुरुआत हुई है। बारिश एक तरफ जहां जरूरी है तो वहीं पे दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मुसीबतें भी मुंबईकरों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और ऐसे वक्त में जब लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो काफी परेशानियां उनके सामने दिखाई देती है। और किस तरह की जो सड़कें हैं उन सड़कों पर भी साफ तौर पे नजर आता है, जो गाड़ियों की आवाज आ रही होती है उस पर भी सीधा असर दिखाई देता है। और बिल्कुल वसीम, आपकी तस्वीरों के जरिए हम बखूबी ये बात समझ पा रहे हैं कि बारिश में मुंबई की सड़कों का क्या हाल होता है। वसीम, एक और बहुत अहम जानकारी आपसे चाहेंगे। अक्सर मैन होल्स को लेकर वहां पर दिक्कतें पेश आती हैं, जाने भी जा चुकी हैं। क्या इन मैन होल्स को लेकर कुछ वहां पर खुसूसी तैयारी खास तौर पर मुंबई के उन इलाकों में देखी गई है जहां इनका सबसे ज्यादा असर पड़ता है? हाँ जी ज़रूर, इस बार इस पर काफ़ी बीएमसी ने काम करने का दावा किया है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि इसी तरह मेन होल्स की वजह से ताकि लोगों की जाने गई थी, हादसे अक्सर हुआ करते थे। मुंबई की जब ये सड़कें हैं, इन सड़कों पे अक्सर मेन होल्स की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती। जैसे ये जो इलाका मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पंपिंग मशीन लगे हैं उन पंपिंग मशीन के आसपास मेन होल्स होते हैं। और ये पानी के भर जाने की वजह से जब बच्चे वहाँ से क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हादसा हो जाता है। अभी देखिएगा ये जो बीएमसी के जो पीले ड्रेस में लोग खड़े हैं, ये बीएमसी के कर्मचारी हैं। वो उस इलाकों में खास करके मौजूद होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी भरता है, और मेन होल्स जहाँ पे होते हैं उनको भी लेकर लोगों को अलर्ट किया जाता है और डेंजर जोन लिखा जाता है। ये देखिए पाइप जहाँ बड़े बड़े लगे हुए, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बड़े बड़े पाइप लगे, उसके बगल में एक डेंजर का बोर्ड लगा हुआ है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग यहाँ से गुजरे नहीं। लेकिन जब अक्सर तेज बारिश होती है और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और जल्दबाजी में होते हैं, उस दौरान इस तरह के हादसे अक्सर मुंबई के आसपास में देखने को मिलते हैं। वसीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन अहम इलाकों में इस वक्त जो है मूसलाधार बारिश हो रही है? अभी फिलहाल तो मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। देर रात काफ़ी तेज़ बारिश थी और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट किया गया है, ये बारिश और भी तेज़ी से आ सकती है। मुंबई है, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, बीएमसी की तैयारियाँ हो चुकी है, बाकायदा आज हाई अलर्ट है। तो जब तक ये बारिश होती रहेगी, अगर जी बिल्कुल, तो हाई अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरह से वसीम आपने जानकारी दी है कि हाई टाइड भी आज दोपहर में उसकी भी पेशन गोई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी तमाम तफसीलात के लिए। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। एक और बेहद अहम खबर, उदयपुर कत्ल मामले के मुलजिमीन को आज जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक मुलजिमीन को राजस्थान में रखकर ही पूछताछ की जाएगी। इस दौरान एनआईए की 10 रुकनी टीम राजस्थान में ही क़याम करेगी। आईजी रैंक के अफसर जांच के लिए पहुंच चुके हैं। वाज़ेह रहे कि उदयपुर केस के मुलजिमीन को उदयपुर कोर्ट ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे कपिल श्रीमाली का। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मामला रहा है और सबसे अहम खबर आ रही है कि अब वहीं पर राजस्थान में इनसे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके अनुसार एनआईए का ये मानना है कि ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है इसमें मुख्य रूप से जो ये घटनाक्रम घटित हुआ इसमें आतंकवादी गतिविधियों का जो संलिप्तता है वो सामने नहीं आ रही है। हालांकि अभी इन आरोपियों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि ये जो आरोपी हैं, इन आरोपियों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से हो सकते हैं और उसको लेकर एनआईए जो है अपनी अग्रिम जो पूछताछ है उसको आगे बढ़ाएगी। आप देखिए कि अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम में, तो एनआईए की 10 सदस्यीय टीम आगामी दिनों में इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। और अब तक ये जो कार्रवाई है एसआईटी द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब एसआईटी ने इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया और कोर्ट ने इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद में अब अग्रिम कार्रवाई जो है वो अग्रिम कार्रवाई अब एनआईए कर सकती है। एनआईए माना जा रहा है कि आज ही जयपुर के विशेष न्यायालय है उसमें पेश कर सकती है इनको अजमेर, क्योंकि उदयपुर सेंट्रल जेल रात को ले जाया गया था और सेंट्रल जेल के बाद में इन्हें सुरक्षा मुहैया कराते हुए अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में देर रात शिफ्ट कर दिया गया। तो देखिए जयपुर के पास इन्हें ले जाया जा चुका है। माना जा रहा है कि इन्हें अब जल्दी एनआईए अपनी कस्टडी में लेते हुए। जी बिल्कुल कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, मध्य प्रदेश में दूसरे मरहले के पंचायती इंतखाबात में आज सुबह 7 बजे से सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच वोटिंग शुरू हो गई है। दूसरे मरहले के लिए सूबे के 47 अजला के 106 जनपद पंचायतों और 7,655 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। 23,928 पोलिंग बूथ्स पर 1,31,44,37 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। पुरअमन माहौल में वोटिंग के लिए 49,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। दूसरे मरहले में 291 जिला पंचायत रुकन, 2,283 जनपद रुकन, 7,655 सरपंच और 1,22,146 पंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, पंचायती इंतखाबात का ये आज दूसरा मरहला है, क्या कुछ वहां पर इंतजामात नजर आ रहे हैं? ये दूसरा मरहला है और फिर मध्य प्रदेश में 2 साल बाद ताख़ीर से इंतखाबात हो रहे हैं। पहले मरहला में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो है अच्छे पैमाने पर वोटिंग हुई, उसी तरह दूसरे मरहले में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है जो 3 बजे तक जारी रहेगी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पूरे मध्य प्रदेश के 47 जिले में तैयारियां की है। 49,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। अगर इसमें पूरे मामले की हम बात करें तो मैं देखते हैं कि इसमें 251 जनपद जिला पंचायत सदस्य और 2,283 जनपद सदस्य, 7,655 सरपंच और 1,22,146 पंच के लिए आपके रायदही का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम उसके वोटर्स की बात करें ना तो 1,31,44,027 वोटर आज अपने हक का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंद का उम्मीदवार चुनेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरा मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है और दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रही है ना। जी मेहताब, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
मणिपुर के नोनी में मिट्टी का तोदा गिरने के नतीजे में अब तक 14 अफराद की हलाकत की खबर है। राहत कार्य जारी है। डीजीपी पी डोंगल का कहना है कि अब तक 14 अफराद की मौत हुई है। डीजीपी के मुताबिक अभी मलबे में कितने अफराद फंसे हैं इसके बारे में कतई आदाद-ओ-शुमार को बता पाना मुश्किल है। उनका कहना है कि अभी तक जो जानकारी इकट्ठी हुई है उसके मुताबिक 60 अफराद मलबे में फंसे हो सकते हैं। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मणिपुर के सीएम एन बीरेंद्र सिंह से फोन पर बातचीत की, सूरत हाल का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने वज़ीर आला को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई, हलाकतों पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने जख्मियों की सेहतयाबी की भी दुआ की है। Source of great encouragement for every one of us. We are all together. It is not only the tragedy of this place, it is a tragedy for the whole state of Manipur. And we all, like you all have come, we are also here. I can see the biker t-shirt also. And we are all doing our best to rescue and bring everything, clear up everything as fast as possible, and also help all the needy. A lot of food as well as water and other things have also started to arrive. We are thankful for the people who are extending their hands in this regard, and we are also thankful that the press is here to cover whatever has been going on. Thank you. श्री अमरनाथ जी यात्रा का दूसरा जत्था वादी कश्मीर के लिए रवाना हो चुका है। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए पहलगाम और बालतल के रास्ते यात्रियों को छोड़ा जा रहा है। इस हवाले से पूरे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 3 टायर सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह पर यात्रियों की सहूलियात के लिए इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस और इंतजामिया ने यात्रियों का खैर मकदम करते हुए एहसन और खुशहाल यात्रा की उम्मीद जाहिर की। शेरबी बानेहाल के करीब अमरनाथ यात्रियों से भरा टेम्पो सड़क हादसे का शिकार हो गया है। इस हादसे में 4 अमरनाथ यात्री जख्मी हुए। इन जख्मियों को बानेहाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और रजाकारों ने इन्हें जाए हादसे से अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों की शिनाख्त कुंदन कुमार, विनायक गुप्ता, अनीता गुप्ता और गुड़िया के तौर पर की गई है। एक और बेहद अहम खबर, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में आज सुबह लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों के निकलने से पहले पूजा की। मंगल आरती की रिवायत बरसों से जहां चली आ रही है। 2 साल बाद लाखों लोग बगैर कोरोना पाबंदियों के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उधर उड़ीसा के पुरी में भी पूरे जोश खरोश के साथ जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। लाखों अकीदतमंद इस यात्रा में शामिल होते हैं। और नाज़रीन, एक बार फिर से हम रुख करेंगे अमरनाथ यात्रा का, जिसका आज दूसरा दिन है और इसके ताल्लुक से हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे हमारे साथी मुदस्सिर से। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, आज दूसरा दिन है, वहां पर यात्रियों में काफी जोशो खरोश नजर आ रहा है। बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि आज दूसरा दिन है यात्रा का, और इसी सिलसिले में जो यात्रा बेस कैंप नुनवन है या फिर बालतल की अगर हम बात करेंगे तो वहां से यात्रियों का दूसरा जत्था मुकद्दस गुफा की ओर रवाना हुआ है। हालांकि जो मौसम था अबर आलू था, मौसम खुश्की है, लेकिन हल्के हल्के बादल आसमान पर है, तो वेदर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है इस हवाले से। और यात्रियों का जो सिलसिला आने का सिलसिला है वो जारी है, और यात्रा जो है वो खुश असलूबी से भी जारी है। और इसी बीच जो कल जत्था रवाना हुआ था, जो पहला दिन था यात्रा का, तो उन्होंने जो है दर्शन किए हैं, और वो भी वापसी पर है वो जत्था, वो यात्रा जो जत्थे में शामिल थे यात्री, तो वो वापस आ रहे हैं अभी ये नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप में। और जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि सिक्योरिटी समेत जो जितने भी इंतजाम थे वो इन प्लेस रखे गए हैं। और कल जो गवर्नर के एलजी के जो मुशीर हैं, जो श्राइन बोर्ड के जो सीईओ भी है नितेश्वर कुमार, तो उन्होंने खुद जायजा लिया इंतजाम का नुनवन बेस कैंप का, बालतल बेस कैंप का, और उन्होंने
उन्होंने जो है मुकद्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन भी किए और इंतजाम का जायजा भी लिया। और उसके बाद उन्होंने जो बेस कैंप नुनवन पहलगाम है तो वहाँ पर अफसरान की एक मीटिंग भी ली और पूरा जो उसमें जो इंतजाम थे या सिक्योरिटी समेत जो दीगर उमूरात थे उस पर तबादला ख्याल हुआ। और ये कोशिश की जा रही है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप लगातार देखते रहे हैं और इस बार की जो ये यात्रा है बेहद खास मानी जा रही है, 2 साल के बाद हो रही है। ये जो यात्रा है ये आपसी भाईचारे को फरोग देने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर जगह पर इन यात्रियों का जो वहाँ के मुसलमान भाई हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो जो इस्तकबाल है वो कर रहे हैं। इनके इंतजामात के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तो कश्मीर में कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए इस यात्रा के बेहद मायने हैं। बिल्कुल हिना, जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि ये न सिर्फ मजहबी एतबार से अहम यात्रा है बल्कि कश्मीरियत के तनाजुर से अगर देखा जाए तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी अहमियत की हामिल है। जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि फिरका वाराना तशद्दुद हो रहे हैं या फिर ये कोशिश की जा रही है फूट डालने की, जो भाईचारा है हमारे मुल्क में सेकुलर जो तस्वीर है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कुछ अनासर की तरफ से। तो ये वो यात्रा है जहाँ से हमेशा भाईचारे की जो मिसाल है वो कायम हुई है और भाईचारा या फिर अमन का पैगाम जो है वो हमेशा यहाँ से निकला है, वो आम हुआ है। और आज भी वही देखने को मिला जब यात्री यहाँ पर आए तो जिस तरह से हमने विजुअल्स में भी दिखाया कि यहाँ पर जो मकामी लोग थे, पहलगाम की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर टैक्सी ऑपरेटर्स थे, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स थे, वो यात्रियों के इस्तकबाल के लिए आए, फूल मालाएं लेके, गार्लैंड्स लेके, गुलदस्ते पेश किए और ये उनको मतलब एक मोहब्बत का इजहार किया उन्होंने कि हम बिल्कुल यात्रियों के शाना बशाना चलने के लिए तैयार है, जिस तरह से सदियों से होता आ रहा है। और ये यात्रा जो है हमेशा यहाँ से मिसालें कायम हुई है भाईचारे की। और आज भी जो कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं, वो यात्रियों की खिदमत के लिए पेश है और हर तरह का जो ताउन है वो फराहम किया जा रहा है। तो बेहद अहम आपने ये तमाम तर बातें हमारे नाज़रीन के सामने रखी हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे मुदस्सिर तमाम तर जानकारी के लिए। एक बेहद अहम बैनुल-अक़वामी खबर, रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है और इस बार रूसी फौजियों ने उड़ीसा में मिसाइल से एक इमारत को निशाना बनाया। इत्तलात के मुताबिक इस हमले में 10 लोगों की मौत की खबर है, 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। मिसाइल हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, यानी ये तादाद बढ़ भी सकती है। मकामी मीडिया के मुताबिक इन जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक भी बताई जा रही है।